बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, दो अहम तरीन मौज़ूआत, पहला कानूनी आइनी और दूसरा मुआशी है। पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं, इनका जो असल मसला है वो वही है कि फ़ोकस किस जानिब किया जाए। ये जो डाइवर्जन है, कभी हम आइनी मामलात में उलझे होते हैं, कभी मुआशी मामलात में उलझे होते हैं, और सियासत तो हमारी कभी भी उस बैलेंस पर नहीं रही, उस कंफर्ट जोन में नहीं रही कि जिससे कोई बड़े फैसले किए जा सके। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान में जो आइनी जंग चल रही है, आए रोज़ नए ऑर्डिनेंस पैदा हो रहे हैं, आए रोज़ नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, आए रोज़ नई तरामीम हो रही हैं। ये तरामीम, ये ऑर्डिनेंस, ये किस हद तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फ़ायदा देंगे? आया ये आइन को मजबूत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को, पार्लिमान को मजबूत कर रहे हैं, या इनकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि मुअम्मा है जो आज तक हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब मईशत की बात करते हैं। आखिरकार 12-14 महीनों की शदीद तरीन स्ट्रगल के बाद हमारी हुकूमत को IMF ने $3 बिलियन की पहली किस्त जारी करने का वादा कर दिया। बहुत शादियाने बजाए जा रहे हैं, क्रेडिट लिया जा रहा है। यही बात सुनकर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अगला वज़ीर आज़म बनूंगा, बल्कि मेरा दौर आएगा, महंगाई ख़त्म कर देंगे। अच्छी खबरें भी आना शुरू हुई, हमारी स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई, इन्फ्लेशन रेट में कमी आई, ये मस्बत खबरें हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो है, पाकिस्तान की इस तमाम इकॉनमी को डॉलर ने जकड़ा होता है। अब डॉलर की जो मोनोपोली है, डॉलर की जो पिक एंड राइज है, डॉलर की जो वॉलेटिलिटी है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या पाकिस्तान में कोई इदारा मौजूद नहीं? अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो वो उसको कंट्रोल करती है, लेकिन वो भी कहते हैं कि इसकी असल कदर जो है वो 200 से कम है, 245 है, 240 है, लेकिन ये इस वक्त 300 के पास जा रहा था। फिर एकदम से खुशखबरी आती है, IMF के पैसे हमें मिलना शुरू हो जाते हैं और एकदम से 15 से 17 रुपये डॉलर की कमी वाक़या हो जाती है रुपयों में। अच्छी खबर है, लेकिन सवाल तो ये है कि इन तमाम चीज़ों में आखिर ये डॉलर की जो पाकिस्तानी रुपयों में कमी है, ये कदर में कमी हुई है, ये कब तक सस्टेन की जा सकती है? ये लॉन्ग टर्म के लिए है, या ये आर्जी तौर पर फ़ायदा चंद लोगों को, चंद शख्सियात को, चंद बड़ी कंपनीज़ को, चंद बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को देकर वापस चला जाएगा? एक फ़ायदा होगा और उसके बाद से फिर वही सन्नाटा, फिर वही अंधेरा। हम इस पोजीशन को कब तक मुस्तहकम कर पाएंगे? हमेशा से सवाल यही रहा है। आखिरी बॉल पर छक्का मारने वाली हमारी आदत पता नहीं, या हमारी ख्वाहिश पता नहीं क्यों हमें इस नहज पर ले आई है कि हमने हर बॉल को डॉट बना दिया है। हमने सिंगल डबल पर गुजारा नहीं किया, हमने छक्का मारने की कोशिश में वो तमाम कीमती मौके ज़ाया कर दिए। लेकिन आखिरकार हमें एक स्पेल और मिल गए। इस स्पेल में हमें कंटिन्यूसली ये एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ मराहिल, हमारे अहदाफ तय करने होंगे, वरना ये मुस्तहकम गैर मुस्तहकम ये अल्फाज जो हैं, ये शायद इससे भी आगे की पोजीशन ख़तरनाक हो चुकी है। ये इंतहाई अहम मौजू है, इसके ऊपर हमारे मुआशियात की राय जानेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान ने या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया। अब ये दो मिनिस्ट्रीज ने मिलकर जो एक बड़ा टारगेट अचीव किया है, इसको किस हद तक कामयाब कर पाते हैं? सवाल तो असल ये है कि चीज़ मिल गई है, उसको किस हद तक सस्टेन करेंगे? क्या इस चीज़ के लिए काफ़ी होगा कि हम अपनी कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बैलेंस कर पाएँ, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस कर पाएँ, हम पाकिस्तान में करंट डेफिसिट को कम कर पाएँ, हम पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमी का जो फाउंडेशन रख सकें कि जो लॉन्ग टर्म हो, जो कोई भी हुकूमत आए तो शेक ना हो, हर किसी के लिए कंट्रोलेबल हो, हर किसी के लिए मैनेजेबल हो? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन ये तो तब होगा ना जब हम सियासी इंतकाम से बचेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बहुत शोर मचाया कि गैर आइनी हैं फ़ौजी अदालतें, फ़ौजी अदालतों के ज़रिए सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं, लिहाजा आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ऑर्डिनरी कोर्ट्स फंक्शनल हों, कोई एमरजेंसी की पोजीशन भी ना हो, कोई जंग का माहौल ना हो, नॉर्मल सिचुएशन हो, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही प्रिवेल करेंगी। मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा सिविलियंस का।
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, अच्छा मौक़िफ़ है, तस्लीम करते हैं, बड़े बड़े माहिरीन कवानीन जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं। लेकिन आज जो खबर सामने आई है, एक दरख्वास्त दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस दरख्वास्त का मतन ये है कि तकरीबन 25 से 29 सिविलियंस के ट्रायल हुए साबिक दौरे हुकूमत में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में फौजी ट्रायल हुए थे सिविलियंस के, और उनको सज़ाएं हुई थी। उनमें से एक शख्स को सज़ाए मौत भी हुई थी, एक शख्स को सज़ाए उम्र कैद भी हुई थी। अब ये बहुत बड़ा तमाचा है पीटीआई के ऊपर, तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, कि जनाब आप किस मुंह से अब रिलीफ मांगते हो जब आप खुद इस तमाम चीज़ों में कारबंद रहे हो, हिस्सा डालते रहे हो। दरख्वास्त का मतन क्या था, दरख्वास्त के कॉन्टेक्स्ट क्या हैं, दरख्वास्त के एलिमेंट्स क्या हैं, यकीनी तौर पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो दो अहम तरीन मौज़ूआत हैं, एक मईशत के ऊपर बात करेंगे, डॉलर की पकड़ जो है उसको हम कब तक मजबूत कर पाएंगे, दूसरी जानिब ये जो आइनी और कानूनी मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसको माहिरीन कवानीन ये कहते रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स किस्म की पॉलिसी अब नहीं चलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, 199 जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए, वो सस्टेन करने चाहिए, हर सिटीजन को मिलने चाहिए। वी ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। लेकिन सबसे बड़ा सवाली निशान ये है कि आखिर ये करेगा कौन। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल वो भी पाकिस्तान में तबाह हो गया। पार्लियामान सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये एक नई बहस ने वो तमाम इखलाकी जवाज़ ही जो कि रियासत को अपना आप बनाए रखने में काफ़ी होते हैं वो ख़त्म कर दिए। अब ये दो बड़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो पाकिस्तान की इकनॉमिकल कंडीशन, आगे क्या, IMF से हमें कर्जा मिल गया, पैसे मिल गए, आगे क्या। जबकि बहुत बड़ा इदारा फाइनेंशियल टाइम्स और फाइनेंस को नज़र रखने वाला मूडीज़ वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने 2024 तक 25 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, तो इन हालात में मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी इकॉनमी को सस्टेन कर पाए। ये एक बहुत बड़ा चेकआउट है, बल्कि चेकमेट है, बल्कि ऐसा वॉच डॉग है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कि वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि हम 3 बिलियन डॉलर मिलने पर शादियाने बजा रहे हैं, जबकि हमने अगले साल 25 अरब डॉलर वापस करने हैं, जो कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर से भी शायद 3-4 गुना बड़ा है। क्या हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे? हम करंट डेफिसिट को कम कर पाएंगे? अगर ना कम कर पाए तो फिर क्या होगा? क्या हम फिर से IMF की सख्त शराइत, बल्कि इससे सख्त क्या होंगी, कुछ चीज़ें बाकी बच जाती है जो हमें बेचनी है, कोई नेशनल इंटरेस्ट का मामला रह जाता है, वही देने वाला रह गया है, बाकी और कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ये कोशिश करेंगे कि हम इनमें माहिरीन कवानीन जो हैं उनको भी शामिल करें, और जो इक़्तिसादी अमूर के माहिरीन हैं उनको भी शामिल करें, ताकि ये जो लिंक बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकॉनमी है इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सके। मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत बन गया है। कुछ लोग इसको लिंक करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के साथ, कुछ लोग लिंक करते हैं जोग्राफिकल ग्राउंड के साथ, कुछ लोग लिंक करते हैं नाअहली के साथ, कुछ लोग लिंक करते हैं इसको अदलिया के बहरान के साथ। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो फिर अल्टीमेटली यही है, क्योंकि आपकी आवाम इस महंगाई का बोझ उठा नहीं पा रही। लेकिन एक अच्छी खबर आई, पाकिस्तान का मुआहदा जो है वो IMF के साथ रिवाइव हो गया। उस मुआहदे के ऊपर पाकिस्तान को तकरीबन 3 बिलियन डॉलर मिलने जा रहा है। और ये अच्छी खबर आने के बाद इसको अच्छी कहें अफसोसनाक कहें, ये भी एक सवाल है, लेकिन पाकिस्तान में इसको अच्छा कहा जा रहा है। चलें अच्छा कह देते हैं। अच्छी खबर के बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब इन्फ्लेशन में भी कमी आई है, 38% से 29% तक आ गई है। और उसके बाद जो है ये भी लिंक किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई है, डॉलर की कदर में जो है वो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, डॉलर की कदर में कमी हुई है, तो ये भी अच्छी खबर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में सवाल तो ये है कि क्या डॉलर की कदर में बड़ी कमी जो इस वक्त वाक़या हुई है ये हकीकी है या मसनूई है, ये डॉलर की मोनोपोली है या वाकई एक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर डॉलर रिवर्स गियर के ऊपर लग गया? क्या डॉलर की कदर में बड़ी कमी हकीकी है और मुस्तकबिल में ये रुझान बरकरार रह पाएगा या नहीं? साथ साथ जो बड़ी चीज़ है वो ये है
कि बहुत बड़ा इदारा है मूडीज, उसने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जा मिलने के बावजूद पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन पे सही सस्टेन नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को रवां माली साल 25 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करना है। मूडीज और फिंच का बयान है। आलमी मालियाती फंड IMF महोदय के बावजूद बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज मूडीज और फिंच ने पाकिस्तानी मईशत पर खदशात का इजहार किया है। रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक कर्ज अदायगी और मौशी बहाली के लिए पाकिस्तान को IMF फंडिंग के अलावा फंडिंग दरकार होगी। रेटिंग एजेंसीज का कहना है कि पाकिस्तान को रवां माली साल में 25 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करना है। कर्ज अदायगियों की रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर से 7 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान को कर्ज अदायगियों और मौशी बहाली के लिए IMF के अलावा इजाफी फाइनेंसिंग दरकार होगी। एजेंसीज के मुताबिक अगर करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ता है तो IMF फंडिंग नाकाफी होगी। पाकिस्तान ने IMF महोदय के लिए टैक्सेस में इजाफा किया और अखराजात में कमी की। पाकिस्तान ने महोदय के लिए शरह सूद बढ़ाकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रख दी है। मूडीज का मजीद कहना है कि 9 माह के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल 3 अरब डॉलर मिलना गैर यकीनी लगता है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को दो तरफा और कसीरुल इक़वामी शराकत दारों से मिलने वाली इमदाद भी मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान के नए IMF प्रोग्राम में जाने की बात इंतखाबात के बाद ही वाज़े होगी। ख्याल है कि पाकिस्तान में ये जो 30 जून को IMF ने एक रिवाइव किया है पाकिस्तान के साथ बेल आउट पैकेज, ये मिलने के बावजूद पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इतनी स्टेबल नहीं है और ये इतने बड़े कर्जों की अदायगी क्या पाकिस्तान कर पाएगा या नहीं, इस तमाम मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं इमरान एजाज साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। माहिर मौशियात हैं सर, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कटेल भी करते आए हैं, सस्टेन भी आपके सामने पोजीशन है। अब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या पाकिस्तान भंवर से निकल चुका है या कोई इससे बड़ा जो है टाइटैनिक जितना मसला पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है? जी हमजा भाई, थैंक यू वेरी मच। देखें जी, सबसे पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो असल मसला है ना, वो है पाकिस्तान की महंगाई, मुल्क में इंस्टेबिलिटी, और तीसरी बात यह है कि आपकी माशरी पॉलिसी जो ऐसी हो कि आपके मुल्क में दरामदात और बरामदात के ऊपर इक्वल लेवल के ऊपर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। अब जो मसला ये है ना, मसला ये पहली तो बात ये है कि जो IMF के साथ अभी जो मुआहदा हुआ है ना, अभी इसकी जो किस्तवार इसकी जो पेमेंट मिलनी है ना, वो शायद आई थिंक सो कि जुलाई के लास्ट वीक से स्टार्ट होगी और शायद ये अगस्त और सितंबर तक जाके इसको कंप्लीट होना है। लेकिन अभी तक हमें जो, अगर आप मुझसे पूछें तो अभी तक जो फाइनल जो इसकी कंफर्मेशन है ना, वो शायद अभी तक हमारे पास नहीं है इसकी कि ये कब तक ये पॉसिबिलिटी इसकी है। दूसरी बात आपने जो की कि डॉलर, बेसिकली तौर पे पाकिस्तान का असल मसला ये नहीं है कि डॉलर के ऊपर आप मसनूई तौर के ऊपर उसको नीचे कर दे ऊपर कर दे, लेकिन क्या ये डॉलर कम होने की वजह से अवाम में कोई रिलीफ जा रहा है? इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि क्या अवाम आज जो महंगाई में पिसी हुई है, चाहे उनके यूटिलिटीज बिल जो हैं या पाकिस्तान की जो मईशत है, क्या उसको डॉलर से फर्क पड़ सकता है? क्या पाकिस्तान का असल मसला वो सिर्फ डॉलर ही रह गया कि जिसकी अगर कीमत में ऊपर नीचे ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की आवाम को तो वो खातिर खा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। ये कहा जा रहा है कि कुछ महंगाई में कमी वाक़ हुई है, लेकिन ग्राउंड रूट्स के ऊपर जाकर देखना होगा कि वाकई उसका आम आदमी फ़ायदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पाकिस्तान को 3 बिलियन डॉलर की किस्त मिलनी है। सबसे बड़ा सवाल निशान ये है कि वो कब मिलेगी, वो मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, जितना टाइम हमने रिक्वायर्ड किया उसके लिए। देखिए हमजा भाई, बेसिकली तौर पे सऊदीया और UAE की तरफ से जो एक गारंटी पेंडिंग थी, जो आपके प्रोग्राम में हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि IMF की तरफ से एक शरायत थी कि आप इन दोनों ममालिक से गारंटी ले, क्योंकि सऊदीया और दुबई जो है वो बेसिकली तौर पे IMF के मेंबर हैं और कोई भी मेंबर जो है वो जब तक आपकी गारंटी नहीं देता उस वक्त तक कोई भी इंडिविजुअल एक कंट्री जो है ना, वो अपनी कैपेसिटी में इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकती कि वो आपको बेल आउट पैकेज जो है वो आपको अनाउंस कर देगी। अभी जहां तक जो हमारे जराए हैं वो यही है कि सऊदीया और UAE की तरफ से कोई गारंटी लेटर जो है उसके ऊपर बातचीत मुकम्मल हो चुकी हुई है और शायद वो गारंटी लेटर जो है वो एक गारंटी की शक्ल में IMF को दिया जाएगा और उसके बाद शायद ये जो अभी जो IMF के साथ बादशाह चल रही है कि वो उनकी तरफ से कोई पैकेज हमें जुलाई के आखिरी हफ्ते तक शायद उसको प्री प्लान उसका होना है, शायद वो कंप्लीट होता है। लेकिन मकसद ये है कि देखें, IMF की तरफ से आपको बेल आउट पैकेज मिल जाएगा, जितने पैसे उन्होंने आपको देने हैं उसके बाद आपने उसी मंथ के पहले आप मुझे ये बताएं ना कि मिल जाएगा। मुझे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में मेरे आप कहते रहेंगे पाकिस्तान को IMF का पैसा नहीं मिलेगा।
सर देखें, अभी तक हम इस चीज के ऊपर आपको कुछ नहीं बता सकते कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी अभी हुकूमत की अच्छा, तरफ से वही इसमें स्टेटमेंट है। क्योस है, अभी सर सवालिया ये निशान है। सर ये बेसिकली तौर पे वही एक स्टेटमेंट है जो पिछले कई महीनों से हुकूमत की तरफ से चलती आ रही है। और आप देखें कि जब ये स्टेटमेंट चलती थी उसके फौरन बाद डॉलर की कीमत में कमी होती थी, कभी 10 रुपए की, कभी 8 रुपए की। लेकिन नहीं नहीं जैसे सर, ही ये ये तो स्टेटमेंट, ऑफिशियल ऑफिशियल एग्रीमेंट है ना। सर ऑफिशियल एग्रीमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है ना। इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसे होनी चाहिए थी ना कि पाकिस्तान के जो मौजूदा क्राइसिस जो है, इसके ऊपर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया, आईएमएफ की चीफ से उनकी मुलाकात हुई, तो चाहिए मुझे था कि ये जरा बेल वन बाय वन, मुझे वन बाय वन समझ लेने देना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात ये है कि आपने कहा है कि ये ऑफिशियल एग्रीमेंट है, लेकिन अभी भी कुछ इम्कानात मौजूद हैं कि शायद आईएमएफ भाग सकता है, या फिर आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। इस तरह के इम्कानात मौजूद हैं, आपकी बातों से लग रहा है। सर बिल्कुल 110% इस तरह के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। देखें, अभी तो ये हुकूमत को बताना चाहिए ना कि अगर हुकूमत ने आईएमएफ को इस बेल आउट पैकेज के ऊपर एग्री किया है तो वो किन शराइत के ऊपर किया है। क्या हुकूमत ने उनकी जो 3-4 शराइत थी क्या वो मान ली है, या दूसरी कोई और एक ऐसी शराइत बनाई गई है कि जिसमें मुल्क में आपके जो जो सेक्टर जो खसारे में है, क्या उनको आप लोग आउटसोर्स करने जा रहे हैं? क्या आपने उस चीज की उनको श्योरिटी दी है? क्या कोई ऐसा खलीजी मुल्क ऐसा है कि जिसने गारंटी दी है पाकिस्तान की कि वो पाकिस्तान के जितने भी जो खसारे में जो सेक्टर जा रहे हैं उन सेक्टर्स के ऊपर वो अपनी एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? क्या इस तरह की कोई शराइत है? ये तो अब हुकूमत को बताना चाहिए ना कि वो ओपन दी ग्राउंड आके पार्लियामेंट में या किसी जगह के ऊपर बताएं कि आईएमएफ अगर आपको बेल आउट पैकेज दे रहा है तो वो किन शराइत के ऊपर दे रहा है। मेरी नजर में आई थिंक सो कि हमारे लिए अभी कि आईएमएफ हमें पैसे देगा या नहीं देना ये अभी कबले वक्त है। देखें, अगर तो आईएमएफ की तरफ से हमें बेल आउट पैकेज मिलना चाहिए था तो आपको ये पता है बड़ी हम तो पिछले खतरनाक, 6 ये बड़ी खतरनाक बात है सर, बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। सर बिल्कुल खतरनाक स्टेटमेंट है। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दें कि जो मुल्क अपने मुआशरती बहरान के ऊपर इतना ज्यादा फंस चुका हुआ है कि उनके मुल्क में मुआशरती बहरान है, इस वक्त महंगाई अरूज के ऊपर है, क्या अगर आईएमएफ की तरफ से हमारा जो एग्रीमेंट होना था उसको डिले क्यों किया गया जुलाई तक? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया है, पेरिस में उनकी मुलाकात हुई है, तो इसको अगले ही हफ्ते में ऑन एयर हो जाना चाहिए था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे ये बात कर रहा होता कि आईएमएफ की तरफ से जो बेल आउट पैकेज है वो पाकिस्तान को आ चुका हुआ है, पाकिस्तान को रिसीव हो चुका हुआ है, और उसके बाद डॉलर की प्राइस नीचे चली गई है, महंगाई में कमी आ गई है, और हुकूमत ने जो है वो मुआशरती पॉलिसी बना अच्छा, ली है ये और वैसे बड़ी ताजी तबके को इंपॉर्टेंट रिलीफ बात है, मिल ये गया। इंपॉर्टेंट बात इस हवाले से है कि वाकई अगर आईएमएफ के साथ हमारा इतना ही अच्छा रोमांस चल रहा था, इतने अच्छे मामलात थे, ताल्लुकात थे, वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो मिल के आए सरबराह को आईएमएफ के, और सारा माहौल भी चलता रहा, इसहाक डार साहब भी कहते रहे कि जब सब कुछ ठीक रहेगा, तो फिर आखिर आखिरी तारीख का, आखिरी दिन का इंतजार क्यों किया गया? 30 जून वाले दिन ही अनाउंसमेंट सामने क्यों आई? क्योंकि वो आखिरी दिन था। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ कि अगर आईएमएफ को पता है कि उनके साथ जो अनाउंसमेंट है वो ऑलरेडी वो डेट जो है वो गुजर चुकी हुई है, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे विजिट किया, अगर तो हमने उनकी सारी सारी शराइत मान चुके तो आप उसी वक्त वहीं पे अपने विजिट के दौरान में ये अनाउंसमेंट करते थे ना कि मेरे होते हुए ही आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। आप अभी देखें कि अभी आने वाला जो 10 से 15 दिन है या जुलाई के लास्ट वीक तक जो हमें कहा गया है कि वक्त तक इसकी ट्रांसफर होनी है, उस वक्त तक क्या उसमें पेशरफ्त हो चुकी होती है? मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है कि जिसमें आईएमएफ को गारंटी दी जा रही है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो सॉल्व किए जाएंगे, और पाकिस्तान में मुआशरी हब बनाएगा, डॉलर को बेलगाम छोड़ा जाएगा, और जो जो पाकिस्तान के सेक्टर हैं, चाहे वो पावर सेक्टर है, चाहे आपका एविएशन सेक्टर है, या जो जो सेक्टर पाकिस्तान के खसारे में है, उनको आउटसोर्स करके उनके ऊपर प्रॉफिट की रेशियो जो है वो इंक्रीज की जाएगी। आई यानी थिंक ये सो। जो बेल आउट पैकेज रिवाइव हुआ है, ये वादे वाइद के ऊपर जाकर लेके आए हैं। जी बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में आने वाले 5 से 6 दिनों में आपको इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी कि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जाएंगी जो आईएमएफ की अभी की जो शराइत है उससे मुंतजिर होंगी, ये जिसमें बताया जाएगा कि ये सेक्टर जो है ये खसारे में है, इसको हमने इस मुल्क के साथ 5 साल के लिए आउटसोर्स कर दिया है। यानी आप अभी यानी ये जो मुआहदा हुआ है ये भी फुलफिल नहीं हो पाएगा आपके ख्याल में? आप ये कहना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि देखें अभी जो स्टेटमेंट है ना हुकूमत की तरफ से कि आईएमएफ के साथ हमारा जो है वो मुआहिदा हो गया है, अभी ये बहुत देर है, अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन होने में कुछ वक्त लगेगा।
अगर तो हुकूमत इतनी ही इस मुआहदे से मुतमिन थी कि ये मुआहदा हो चुका होता तो सर आज की डेट में जब मैं और आप बात कर रहे होते तो ये पेमेंट हमारे अकाउंट में आ चुकी होती। एक ऐसा मुल्क जो पिछले 6 महीने से 8 महीने से क्राइसिस में है और आपको पता है कि उसको इस बेल आउट पैकेज की जरूरत है, उसके साथ आपका पेपर वर्क का जो अच्छा, तो मुआहदा है वो भी। इन हालात में सबसे ज्यादा कंफ्यूज पार्टी कौन सी है, पाकिस्तान है या आईएमएफ है? सर इस वक्त जो सबसे कंफ्यूज पार्टी जो है वो पाकिस्तान है। आईएमएफ पाकिस्तान को कोई। कंफ्यूज है। जी बिल्कुल तो आई सर ये पाकिस्तान। अगर ये मुआहदा नहीं चढ़ता, खुदा ना खास्ता आगे नहीं चलता, हु विल रन? भागेगा कौन, तोड़ेगा कौन सर? ये कमेटी कौन तोड़ेगा? सर देखे हैं, आपको तो पता है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सबसे पहले अपने आप को सेफ फेसिंग के ऊपर लेके जाती हैं। और सेफ फेसिंग में जाने के लिए वो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट ढूंढती हैं या कोई ना कोई ऐसा तरीकेकार ढूंढती है जिसमें वो अपने हाथ झाड़ के कह रहे हैं जी ये तो हमने कोशिश की थी लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन हमने करना था, लेकिन हम क्या करते, पॉलिटिकल क्राइसिस ही ऐसे थे कि हमारे साथ कोई बैठने को तैयार ही नहीं था मेरे यानी ख्याल मूडीज में। की बात ठीक है। सर मोदी की मैं कहता हूं आप कल सुबह तक अगले 24 घंटे के अंदर आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, आप इंतजार अच्छा, करें। आपको ये जो ब्लूमबर्ग की तरफ 25 से। अरब डॉलर हमने कर्ज वापस करना है सर, अगर वो फिर कहां से करेंगे? सर देखें ये 25 अरब जो डॉलर का इन्होंने जो कर्ज वापस करना है इसके लिए हुकूमत को एक प्लान बनाना पड़ेगा। 25 दिन उसके पास सिर्फ रह गए हैं, उसको 25 दिनों में इसको सोचना पड़ेगा कि इसको हमने कर्ज को उतारना कैसे है। देखें अब जो सर अवाम है हुकूमत उसके की ऊपर बॉडी तो। सर देखें अवाम जो है हुकूमत वो की तो अब बॉडी ये कर्ज लैंग्वेज नहीं तो उतार बड़ी सकेगी ना। बड़ी हैंडसम नजर आ रही है। वो तो कह सर रहे हैं जनाब आईएमएफ से मुआहदा हो गया है, अब चाइना भी पैसे देगा, हमारे दोस्त ममालिक भी पैसे देंगे, बहुत सी चीजें हम स्टेबल कर लेंगे, बेहतर हो जाएंगी। और आप जो एक बिल्कुल अलग पिक्चर दिखा रहे हैं सर, वो तो खाई है। सर देखें हुकूमत जिस तरह की स्टेटमेंट दे रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस हुकूमत को पता है कि आने वाले 5 साल में जो है वो अभी से इसकी हुकूमत आ चुकी हुई है, मगर ऐसा रियलिटी में ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेरी सर नजर वो में ये अगर सिर्फ। देखें, अगर वो इतने श्योर हैं कि अगले 5 साल भी उनकी हुकूमत आ रही है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि आईएमएफ के साथ वो झूठे वादे वईद के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसको फुलफिल ना कर पाए। सर अभी इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी की जो स्टेटमेंट है ना, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अपने आप को सेफ फेसिंग के ऊपर लेके जा रही हैं। चाहे वो इस वक्त हुकूमत में है चाहे वो इस वक्त ओपोजिशन में है, सब लोग अपने अपने साइड के ऊपर अपनी अपनी फेस सेविंग से अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी पॉलिटिकल शोहरत को चला रहे हैं इस वक्त। जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, जो पीडीएम की हुकूमत है, चाहे इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चाहे इसमें पीपल पार्टी है, चाहे इसमें जो भी हुकूमत है, ये सब लोग इस वक्त सिर्फ सर अपना टाइम जो है रह गया उस टाइम को गेन कर रहे हैं। आप यानी देखिएगा माहिर जब ये। मौशियात इमरान एजाज साहब का कहना है कि ये मुआहदा मौशी से ज्यादा सियासी लग रहा है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये सियासी मामला है और आपको इसको सियासी ग्राउंड के ऊपर जाके इसको हल करना चाहिए, ताकि अगर आईएमएफ के साथ आपका किसी शराइत के ऊपर एग्रीमेंट हो गया है तो आप मुल्क में यानी सर हम पॉलिटिकल। खुशी ना मनाएं फिर, ये डॉलर की कमी में, ये महंगाई की कमी में, ये स्टॉक मार्केट की तेजी में खुशी ना मनाएं हम? सर ये डॉलर की कमी और स्टॉक मार्केट की तेजी जो है ना, ये आपको पता है जब भी आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज का कहा जाता था, ये 2 से 3 दिन तक ये प्रोग्राम जो है ये आपको पता है ये चलता था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जब 5 से 10 दिन बाद ये प्रोग्राम पता चलता था कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, उसके बाद यही चीजें जो है ये जितनी तेजी से ऊपर जाती थी, ये मुझे और आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह अंदाजा है। अच्छा इमरान जब साहब, वैसे मैं सर डिप्रेस हो गया हूं वैसे आपकी बातें सुन के। मुझे तो था आज इमरान एजाज साहब आएंगे, सर आईएमएफ का मैं मुआहदा हो गया है, सर बड़ी मैं अच्छी तो अच्छी बातें करेंगे, तरक्की की, खुशहाली की, रोशन सुबह की, उम्मीदें शहर की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे सर सर उल्टी गंगा बह रही है। सर मैं तो बीइंग ए पाकिस्तानी मेरा भी दिल करता है कि मेरे मुल्क में स्टेबिलिटी हो, हमारे मुल्क में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी एक रिस्पेक्ट हो, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ उसके ऐसे रिलेशन हो कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाएं और पाकिस्तान की तिजारत ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा मुस्तहकम हो। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा नुक्ता नजर है वो हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बता रहे हैं ना। आप मुझे छोड़ दें, आप पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्रीज के ऑनर्स के पास चले जाएं, उनका आप इंटरव्यू करें, वो उनसे आप पूछें कि मौजूदा हालात में जब डॉलर नीचे गया है तो क्या उनको कोई फर्क पड़ा है, क्या वो आने वाले दिनों में सर ये चीज सोच रहे हैं कि मुल्क में इमरान साहब, इस्तेकाम बहुत से होगा। लोग ये बातें करेंगे कि माहिर मौशियात इमरान एजाज साहब ने तासुब की ऐनक पहनी थी और वो शायद मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं करते थे, गुज़िश्ता हुकूमत की सारी जो है वो उन्होंने बयानबाजी कर दी यहाँ पे। सर देखें हम लोग जो होते हैं ना, हम लोगों ने अपना नुक्ता नजर बयान होता है। मेरी नजर में चाहे वो पिछली हुकूमत है चाहे वो मौजूदा हुकूमत है, बेसिकली तौर पे असल चीज तो है वो तो आपके पास एक बहरान है ना जो आपके पास पड़ा हुआ है।
अगर आपकी हुकूमत में इतनी पावर है, इतनी विल है, तो आप उस बुहरान का मुकाबला करें ना। मेरी नजर में ये है कि देखें, तमाम तर पॉलिटिकल इख्तलाफात के बाद हर सियासतदान को चाहिए कि वो मौजूदा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हमेशा जो सही और सर सच आपके चीज आपके है ना। सियासी इख्तलाफात हैं, ये मौशी इख्तलाफात हैं? सर देखें, ना तो मेरे इस हुकूमत के साथ कोई सियासी इख्तलाफात है, ना कोई मुआशती इख्तलाफात है। इख्तलाफात सिर्फ ये है कि जो मेरी पाकिस्तान की आवाम जो है ना, उसको उसके पास रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। आईएमएफ का मुआहदा होने के बाद पाकिस्तान को एक अच्छी डगर के ऊपर चलना चाहिए। इमरान एजाज साहब, सर आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि ऑल्दो कि मुआहदा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में पैसे आने में अभी वक्त है। उम्मीद करते हैं कि ये पैसे आ जाएं और चीज़ों को अच्छे तरीके से सेटल डाउन कर लिया जाए, वरना एक बहुत बड़ी खाई हमारा मुंतजिर होगी। पहले से ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन सियासत के साथ साथ आइन को घसीट लेना, अदालतों को मजबूर कर देना और अपने अपनी विल के अकॉर्डिंग फ़ायदे लेना, ये पाकिस्तान में कुछ नया नहीं है। ये हमेशा से होता है। जो ताकतवर होता है वो अदालतों को, वो आइन को, वो ताकत को, वो पार्लियामान को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है। ऑल्दो कि आज एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में जेर बहस है अदालतों में कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं तो इसके ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। बहुत बड़े जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो तो कहते हैं ना, बिल्कुल ऑर्डनरी कोर्ट्स मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं, लिहाजा ये कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद नहीं बनता। ना पाकिस्तान इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल में है, ना कुछ जंगी सूरत हाल मौजूद है। लेकिन ये स्टांस जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकॉर्डिंग जो एक आज रिपोर्ट सामने आई है, बल्कि एक दरख्वास्त है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 29 अफराद को फौजी अदालतों से सुनाई गई सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई हैं। दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम की जानिब से आर्टिकल 184/3 के तहत दायर की गई है। दरखास्त में विफाक पाकिस्तान, चेयरमैन पीटीआई और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फरीक बनाया गया है। साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद, जज एडवोकेट जनरल जेग ब्रांच और चारों हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार भी फरीक बनाए गए हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि पीटीआई दौर में 25 शहरियों को फौजी अदालतों से दिलवाई गई सजाएं खत्म की जाएं। अदालत करार दे कि चेयरमैन पीटीआई जनरल रिटायर्ड बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इख्तियारात से तजावुज करते थे। अदालत करार दे कि इन तीनों अशखास ने खिलाफे कानून शहरियों को अगवा किए रखा। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि 29 शहरियों को गैर कानूनी तौर पर सजाएं सुनाई गई। साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजीआईएसआई के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जेक ब्रांच से 29 शहरियों को दी जाने वाली सजाओं का रिकॉर्ड तलब किया जाए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार्स को भी मुतलका रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत सजाएं पाने वालों और जेर इल्तवा मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया जाए। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि 2020 में एक शहरी को सजाए मौत और एक को 20 साल कैद सुनाई गई थी। दीगर मुल्ज़मान को फौजी अदालतों ने 5 से 10 साल तक सजाएं सुनाई थी। अब ये एक अहम मौजू है कि एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में करती रही है, तो मौजूदा दौर में अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल उनके अपने खिलाफ जा रहा है तो वो इसको सबसे ज़्यादा रिबटल दे रहे हैं, अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लेकर आ रहे हैं। इस तमाम मौजू के ऊपर बात करने के लिए सीनियर कानूनदान खालिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खालिद साहब, सर आपने सारी रिपोर्ट सुनी है, मैंने आपको बताई है, अब क्या कहेंगे सर? तहरीक इंसाफ पहले खुद करती रही, आज जब ये मलबा उनके ऊपर गिरने लग पड़ा तो सर ये चीखों की आवाजें क्यों आ रही हैं? जी, इसमें देखें हमारा जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है और साफ है। देखें, जो मिलिट्री कोर्ट्स है बुनियादी तौर पे वो उस वक्त काम करना शुरू करती हैं जब कहीं स्टेट ऑफ वॉर होती है या कहीं जहाँ फौज ऑपरेशन कर रही होती है, तो वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल लाया जाता है और वहाँ हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो वहाँ से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर है, ना कहीं जंग लगी हुई है, ना कहीं इमरजेंसी है और ना ही कोई ऐसा कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत महसूस की जाए, जबकि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं या जो चीजें
तहरीक इंसाफ पे डाली जा रही है वो बुनियादी तौर पे अगर हम एक लीगल एंगल से देखें तो ज्यादा से ज्यादा वो एक एंटी टेररिज्म कोड के डोमेन में आती है, उससे ज्यादा नहीं। और उनमें से भी वो भी कहीं कहीं है, वो भी ज्यादातर वो भी नहीं है। देखिए, और वहाँ भी ये चीजें सस्टेन नहीं कर पा सकती, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि टेररिज्म के लिए एक प्रॉपर डिजाइन हो और फिर प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन हो, फिर उसके लिए एक प्रॉपर टीम वर्क हो और उसका मकसद खौफ और दहशत फैलाना हो, तो ये चीजें होती हैं। आई एग्री विद यू खालिद साहब कि कोई भी हालात हों, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं, सिविलियंस का ट्रायल वही करेंगी, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक लीगल प्रेसिडेंट है और आप समेत बहुत से लीगल एक्सपर्ट इस चीज़ को ऑन करते हैं, मैं भी ऑन करता हूं इस चीज़ को। लेकिन सर देखें, आप बड़े क्लोज समझे जाते हैं चेयरमैन पीटीआई के, उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, और आपका जो है एक अपना ओपिनियन ज़रूर होगा, तहरीक इंसाफ का अपना एक ओपिनियन ज़रूर होगा। लेकिन सर जिस तरह आपने बात की कि ना जंगी हालात हैं, ना कोई इस तरह की इमरजेंसी है, तो इस तरह की इमरजेंसी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी नहीं थी, कोई जंगी हालात भी नहीं थे, तो फिर ये 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के तहत सजाएं क्यों मिल गई सर? देखें, मैं अभी 9 मई वाली पोजीशन क्लियर कर दूं, फिर मैं उस पर आ जाता हूँ। ओके, देखें, यहाँ तक तहरीक इंसाफ को जिस तरह आपको बार बार मिलाइन किया जा रहा है या किस तरह उठाया जा रहा है, देखें उस वक्त भी जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट के अंदर सजाएं हुई वो चैलेंज हुई है, वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई है, वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई है, बाकायदा उसको परसू किया गया। ये नहीं है कि अब उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। देखें, अब अगर एक कहीं इलीगैलिटी होती है या कोई ऐसी चीज जो कानून के मगायर हो रही होती है तो रेमेडी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वो उसको हाई कोर्ट के अंदर भी एंटरटेन किया गया, पेशावर हाई कोर्ट ने भी किया और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी वो एक वक्त देर इस्तेमाल हैं। तो इस मीन के जब चीजें, और इवन के पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को बरी भी कर दी है, जैसा कि आप जानते भी हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपीलें इस वक्त देरी हुई है। तो ये हमारा बुनियादी मौकफ है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट का है, देखें हम मिलिट्री कोर्ट का डिनाई नहीं करते कि मिलिट्री कोर्ट का नहीं होनी मैं चाहिए, इसी तरफ आ रहा था खालिद साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि सर बुनियादी आपने बताया कि हमारा बुनियादी तकाजा, हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल चलता है तो उसके बाद हाई कोर्ट्स या दीगर चीज़ों की रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए, दीगर कोर्ट्स की, अपर कोर्ट्स की। अब इम्पोर्टेंट ये है कि सर आपको मिलिट्री कोर्ट्स के होने पर एतराज है या बाद में ना मिलने वाली रेमेडी पर एतराज है? देखें, जो हमारा बुनियादी चीज है, देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखें जैसे अभी आपने बताया कि काफी देर पहले आपकी तफसीली बहस हो चुकी है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन 3 जो उसके ऑर्गन है स्टेट के, उनको अलग अलग करता है, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जो जुडिकेचर है। अब जो अदालतें हैं या इंसाफ है, निजाम इंसाफ है, वो जुडिकेचर के अंडर आता है और जो मिलिट्री कोर्ट है बेसिकली पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब देखें, कोई ऑफेंस होता है जो कि विद इन द डोमेन आपकी पाकिस्तान पेनल कोड हो या एंटी टेररिज्म हो, तो वो डोमेन में आता है। जुडिकेचर हैज पावर टू एग्जीक्यूट को, ठीक है, अदलिया उसको अख्तियार दिए कि उसके ऊपर वो फैसला दे। अब यहाँ तक बात आएगी मिलिट्री डिसिप्लिन की, फौज के इंटरनल सेटअप की, तो वहाँ हम मिलिट्री कोर्ट की उससे इनकार नहीं करते, वहाँ मिलिट्री कोर्ट का वजूद है, तो उसके लिए सेपरेट मिलिट्री है। जिस तरह हम ये नहीं कहते कि आप मिलिट्री के लोगों का सिविल कोर्ट के अंदर ट्रायल करें, हम ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है कि मिलिट्री के लोगों का मिलिट्री के अंदर ट्रायल हो, लेकिन जो सिविलियन है उनका सिविलियन कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन सर इम्पोर्टेंट है ना कि मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद से कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये जो डिबेट है। तो आप कह रहे हैं कि जनाब सिविलियंस का ट्रायल भी अगर मिलिट्री कोर्ट्स में हो जाए तो जस्टिफाइड है, लेकिन बाद में रेमेडी मिलनी चाहिए इनको हाई कोर्ट्स की। देखें, सुने, मैं एक बुनियादी एक यहाँ आप जिस वक्त तक आइन की उसका बगौर जो उसकी मंतक है, जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो फिलॉसफी है, हम बुनियादी तौर पे हमारा मौक़िफ़ सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जिस तरह जुडिकेचर देखें फैसला देना, इंसाफ करना, जो सिविलियन के जितने भी मुकदमात हैं उनको एडजुडिकेट करना, उसके लिए ऑर्डिनरी कोर्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो एंटी टेररिज्म। यानी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए ना? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। तो सर आप पहले कह देते ना, आपने कहा कि बाद में हाई कोर्ट्स की, तो सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के दौर में 29 शहरियों को सर सिविलियंस थे, उनका ट्रायल किया गया मिलिट्री कोर्ट में। अब जब हुई है तो वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई है। देखें, अब देखें, अगर किसी दौर के अंदर कोई लीगल साइड पे या किसी
जगह पे कोई ऐसा फेल होता है या तर्क फेल होता है जो आइन या कानून के मगायर हो, तो उसके खिलाफ रेमेडी अवेलेबल है। वो रेमेडी अवेल की अभी हो रहा है, तो हमने भी अवेल की हुई है। देखें, अब इस चीज को देखें, आप किसी भी चीज को पुरानी मिसाल दे के या माजी की मिसाल के दे के जस्टिफाई करने की कोशिश। सर इंसाफ के प्रेसिडेंट तो ऐसे सेट होते हैं ना, इंसाफ के पर आए तो सर पीछे ही देखे जाते हैं कि माजी में इसके अकॉर्डिंग केस में क्या फैसला हुआ, फिर वो एक जो है रोशनी फराम करता है। तो माजी से चीजों को लेकर जाके देखा जाएगा। उसमें आप हमारे जो तहरीक इंसाफ के 3.5 साल है, उसमें कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी अप्रूवल नहीं है कि मिलिट्री के कोर्ट में ट्रायल किया जाए सिविलियन का। ऐसी कहीं भी कोई भी मिसाल नहीं है। तो मौजूदा हुकूमत भी यही कह रही है। विद एन इंस्टीट्यूशन अगर कोई इस तरह की वो हुई है, तो वो जो मुतासरीन थे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर उसको अवेल किया है। और दूसरी जो आप कह रहे हैं कि जो सिविलियन के जो ट्रायल हुए हैं, आप कैसी के अंदर जब ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उस वक्त बाकायदा आईनी तरमीम की गई थी और वो मुस्लिम लीग नून के दौर में की गई थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं की गई थी। लेकिन सर उसको आपने रिबटल भी तो नहीं ना दिया, आपके दौर हुकूमत तो था तहरीक इंसाफ का। खालिद साहब जी सर, अच्छा चले, ये अब क्लियर होगी डिबेट ना कि आप कहते हैं कि जनाब सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उनको हाई कोर्ट्स या दीगर जो रेमेडीज हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं, हमारा मौकफ जो है वो बुनियादी तौर पे ही है। देखें, दो चीजें मिक्स होगी मेरे ख्याल से। मैं तो 2-3 जुमलों के अंदर क्लैरिफाई कर दूं जी। पहली बात है कि पिछले दौर में जो मिलिट्री कोर्ट विद एन इंस्टीट्यूशन अगर कोई ट्रायल हुए हैं, तो उसको मुतासरीन ने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। ठीक। दूसरा कहते हैं कि सिविलियन के लिए ऑर्डिनरी सिविलियन कोर्ट वो चैलेंज इन ग्राउंड के ऊपर किया गया कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया जा सकता मिलिट्री कोर्ट्स में। तीसरी, और अभी अगर ऐसा तो हमने भी उसको चैलेंज कर दिया। ये 3 नुक्ते मैं क्लियर कर देता हूँ। वो इस तरह नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको सर, लेकिन सर इसमें पार्टी, आखिरी सवाल है सर मेरा, आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम खालिद साहब, लेकिन ये आखिरी जो है सवाल में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस दरखास्त में डायरेक्टली हिट किया जा रहा है और नॉमिनेट किया जा रहा है चेयरमैन पीटीआई को, साबिक आर्मी चीफ को, साबिक DGISI को। सर आपको कल्प्रिट बनाया जा रहा है। देखें, बुनियादी तौर पे इसके अंदर जितनी भी ये जो 9 मई को हुआ है, इसके अंदर खाना सनाउल्लाह और ये हुकूमत और सर 9 मई को छोड़े, मुझे इस दरखास्त का जवाब दें कि अब रिबटल कैसे देंगे कोर्ट्स के अंदर। सर इन कोर्ट्स में जिनमें चेयरमैन पीटीआई को नॉमिनेट किया गया, इनको रिबटल कैसे देंगे? मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देना चाहूँ। फौज के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर हमलों की एक पूरी तारीख मौजूद है गुज़िश्ता 30 साल की, जिसकी हम सब जो इस वक्त हम जितनी 30 साल या 40 साल जस्टिफाइड सर, जस्टिफाइड है सर। फौज के ऊपर हमला जो है वो। खालिद साहब, थैंक यू सो मच सर। आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम टू क्लोज द प्रोग्राम सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रोग्राम। खालिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े अहम जो हैं वो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर इनकी नज़र रहती है। उन्होंने कहा जनाब हम बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को रिबटल देते हैं, हम इस चीज़ को ऑन नहीं करते, सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर गुज़िश्ता दौर में ऐसा हुआ तो वहाँ पर भी रेमेडी मिल गई और इस ग्राउंड के ऊपर चैलेंज किया गया कि जनाब ये नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हमारा ट्रायल किया गया। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या बनता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो साबिक जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया इस दरखास्त के अंदर, कोर्ट इसका कितना बर्डन उठा पाती है, कोई क्लियर कट इसमें जजमेंट आती है, या ये फिर जो है फाइल जो है बंद हो जाएगी और इसके ऊपर डस्ट जमा होना शुरू हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान में हमेशा से होता आया है। और यही जब से होता आया है इसके ऊपर हमारा इख्तलाफ है कि कोई दरखास्त जाती है तो इसके ऊपर फैसला नहीं आ पाता, हमें धुंध में घुसा दिया जाता है, हमें विजन क्लियर करके नहीं दिया जाता कि आइंदा ऐसा होगा या नहीं। अगर गुज़िश्ता दौर में ऐसा हुआ और आज एक सियासी जमात को इसका अगर वो समझती है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है, तो वो तब क्यों नहीं बोली? ये क्यों कायदे कानून बदल जाते हैं अपनी पसंदीदगी और हालात के अकॉर्डिंग? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है और यही आइन को मजरू कर रहे हैं। जब तक आइन को मजरू करेंगे हम इख्तलाफ करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।